गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल जीके धरणीधर वैष्णव में आप सभी का स्वागत है। तो मौर्य काल और भारतीय इतिहास का जो मौर्य काल था उसके बाद हमने शुंग और सातवाहनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भारतीय इतिहास में गुप्त काल की तरफ। गुप्त काल, इसका अध्ययन किए बिना ये मान लेना कि भारतीय इतिहास का अध्ययन अधूरा है। क्यों? भारतीय इतिहास का अगर स्वर्ण काल कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। और ऐसा क्यों है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से चक्रवर्ती सम्राट हुए या उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या पैराक्लीन युग या क्लासिकल युग कहा जाता है इसे। तो देखिए, इससे पहले हम बात करते हैं कि क्या परिस्थितियां रही गुप्त युग के जो उत्थान हुआ या जहां से इसका साम्राज्य स्टार्ट होता है उसके पहले की क्या पृष्ठभूमि रही। तो देखिए, हमने पढ़ा था मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद हमने शुंग और कर्ण वंश पढ़ा, और शुंग और कर्ण वंश के बाद में भारत में हमने जो पढ़ा है वो है सातवाहन। सातवाहन वंश एक महत्वपूर्ण वंश था जिसने लगभग 200-300 सालों तक संपूर्ण मध्य भारत पे शासन किया, किंतु इनका कोई साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य न होकर टुकड़ों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था थी, ऐसा कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं बन पाया। अब इन सातवाहनों के बाद में इन्हीं के समय में भारत में विदेशी शक्ति जैसे कुषाण थे, चीन के रास्ते से कुषाण मध्य एशिया से भारत में प्रवेश कर जाते हैं और भारत के लगभग पश्चिमी और पश्चिमोत्तर हिस्से पे कुषाणों का अधिकार हो जाता है। अब इन कुषाणों के साथ साथ यहाँ पर जो विदेशी ताकतें और थी, जैसे यूनानियों का आक्रमण लगातार होता रहा, तो उस कारण से भारत की जो अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था यूं कहे या भारत की शासन व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी थी। पूरा भारत बिखरा हुआ था, ऐसी कंडीशन में था कि कोई एक ताकत नहीं थी। तो जब सातवाहनों का अंत हो रहा था और भारत में कुषाणों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, भारत में कुषाणों का साम्राज्य हो चुका था, तो कुषाणों की जो अर्थव्यवस्था, जो शासन व्यवस्था, वो बिखर गई। किसके कारण से? नागवंश के कारण से। नागवंश भारत में एक नई शक्ति का उत्थान होता है और इन्होंने कुषाणों को एक तरह से पराजित सा कर दिया और पूरे भारत में बिखेर कर रख दिया। तो ऐसे समय में जब गुप्त साम्राज्य का उदय होगा 275 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, गुप्त साम्राज्य का उदय होगा 275 ईस्वी में। उस समय भारत में 3 शक्तियां काम कर रही थी भारत में। नंबर 1, अगर हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें, यानी गुजरात या जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा है, जैसे वर्तमान में जो पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया, उस हिस्से में नागवंश का शासन था। यानी पूरे इस हिस्से में यहाँ तक मथुरा तक, कल्याणी तक, यहाँ यूं कहे कि मगध तक इनका शासन फैला हुआ था नागों का। नाग जाति के लोग थे जिनमें रुद्रसेन होता है। दक्षिणी भारत में, जिसको दक्कन कहते हैं, उसके नीचे वाले क्षेत्र में वाकाटक वंश शासन कर रहा था। और इधर बात करें तो कुषाणों की ही एक शाखा, यो कहे सामंत। गुप्त किसके सामंत माने जाते हैं? कुषाणों के। किसके सामंत है? गुप्त कुषाणों के सामंत थे। तो ये सामंत के रूप में एक छोटे से क्षेत्र में, मगध का जो छिन्न भिन्न हुआ क्षेत्र था, वहां पर ये शासन कर रहे थे। धीरे धीरे अब इनकी ताकत बढ़ती है, अपने आप को ये उठाते हैं और एक बड़ा साम्राज्य जिसका नाम रखा है हमने, या इतिहासकारों ने, गुप्त काल, जो चलेगा 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, लगभग 300 सालों तक का भारत का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़ी बात, भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का ये क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। गुप्त काल भारत के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको कहते हैं क्लासिकल युग, क्लासिकल युग, पैराक्लीन युग भी कहते हैं। पैराक्लीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूनान था वहां पर एक पेराक्लीस नाम का शासक था। उसने जो शासन व्यवस्था थी या जो साम्राज्य था उसके समय में बहुत प्रगति की, समृद्धि की। उसी आधार पर भारत में ये पेराक्लीन का युग कहा जाता है गुप्त काल को। अब देखिए गुप्त काल के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या थे। तो नंबर 1 बात करें स्वर्ण युग कहने के पीछे कौन सा तर्क है। कुछ समय पहले कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू था, उसमें मुझसे यही प्रश्न किया गया था कि भारतीय जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहने के पीछे कोई 4 बिंदु, सीधा सटीक प्रश्न पूछा उन्होंने कि 4 बिंदु बता दीजिए आप
कि जिसके कारण से भारतीय इतिहास का गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। 4 पॉइंटों में पूछा तो वो 4 पॉइंट क्या है। नंबर 1 जो है वो यहाँ की है राजनीतिक एकता। इस समय की क्या है, जो राजनीतिक एकता, यानी पूरे भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधकर पिरोदिया समुद्रगुप्त को, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, संपूर्ण भारत को विजय कर लेता है। उसके बाद बात करें इसका स्वर्ण युग कहने का दूसरा कारण तो है यहाँ के महान सम्राट। महान क्या है, सम्राट। कौन कौन से, चंद्रगुप्त प्रथम होगा, उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। तो महान सम्राटों के कारण भी इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग। नंबर 3 बात करें इसको स्वर्ण युग कहने की तो वो है यहाँ की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में भी इतना उत्कृष्टता थी किस कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शासन व्यवस्था भी इसका एक महत्वपूर्ण था। नंबर 4 बात करें तो इस काल की जो आर्थिक स्थिति थी, या यूं कहें व्यापार वाणिज्य या आर्थिक स्थिति, उसके कारण से भी इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 5 बात करें तो वो है इस समय की या धार्मिक जो समाज में धर्म के रीति रिवाज प्रचलित थे उनके बारे में, धार्मिक स्थिति मेनली तो यही है। मुख्य बिंदु अगर बात करें तो वो ये। इसके अलावा जो एक और पॉइंट मुख्य माना जाता है वो है इस समय का कला साहित्य, सबसे महत्वपूर्ण साहित्य और संस्कृति का विकास, यानी भारतीय संस्कृति का इस समय में विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ और बहुत ही सुंदर कलाओं का इस समय प्रादुर्भाव माना जाता है। तो यह है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहने के कारण गुप्त काल को। राजनीतिक एकता पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, महान सम्राट हुए इस काल में, शासन व्यवस्था यहाँ की बहुत उत्कृष्ट थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि यहाँ स्वर्ण और रजत सिक्कों की प्रचुरता मिली है, धार्मिक स्थिति, कला साहित्य और संस्कृति का भी यहाँ पर विकास हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद कि हमने पढ़ा कि किस तरह से गुप्त काल की स्थापना होती है और क्यों भारत का इसका स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए कुछ इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो जानकारी के बारे में जब कोई भी पढ़ते हैं, कोई भी वंश, उसकी जानकारी के लिए प्राचीन भारत की बात करें तो कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक भी होते हैं। तो यहाँ पर है जो जानकारी के स्रोत हैं, जानकारी हमें मिलती है गुप्त काल की। इस काल में एक ही नहीं कई महान लेखक हुए, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से। तो जानकारी के स्रोत हम बात करें तो पहला जो है वो है कालिदास। कालिदास महान साहित्यकार, संस्कृत का शेक्सपियर जिसको कहते हैं। कालिदास ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे, बहुत से लिखे, रघुवंश, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतु संहार, कई ग्रंथ लिखे। इस काल में जो कालिदास के बहुत से ग्रंथ माने जाते हैं, उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है मालविका अग्निमित्र, जिससे उसके पूर्व की जानकारी मिलती है शुंगवंश की। और इसके समय में जो इन्होंने रघुवंश लिखा, और उस समय जिस समय ये लिखते थे तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक स्थिति का भी ये वर्णन कर देते थे। तो नंबर 1 तो जो है कालिदास और उनके लिखे हुए ग्रंथ। नंबर 2 जो बात करें वो है इस समय विशाखादत्त या विशाखदत्त, एक ही बात है, विशाखदत्त महत्वपूर्ण है। विशाखदत्त ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य जिसका नाम पड़ा, जिन्होंने शकों को पराजित किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय जो इससे पूर्व का शासक था रामगुप्त की पत्नी ध्रुवश्री और चंद्रगुप्त का शकों के साथ युद्ध, उसके बारे में इसकी कहानी है। तो उस समय की राजनीतिक और साथ साथ जो संबंधित शासक हैं उनका भी इसमें वर्णन है। नंबर 3 बात करें इस काल की तो वह है शूद्रक ने एक मृच्छकटिकम नाटक लिखा था। शूद्रक है, उन्होंने लिखा मृच्छकटिकम, महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस गुप्त काल का, जिससे इस काल की जानकारी मिलती है। नंबर 4 बात करें तो वो है वात्स्यायन का कामसूत्र। कौन है? वात्स्यायन, और उन्होंने लिखा कामसूत्र, वो भी इसी काल का है। आगे बात करें एक और महत्वपूर्ण चीज तो वह है फाइयान इस समय भारत में आया था।
विदेशी चीनी यात्री किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में आया था। और कब से कब? 399 से 414 ईस्वी तक वो भारत में रहता है। किसके समय में रहता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहता है। इसके बाद ये तो होते हमारे जानकारी के स्रोत। इसके अलावा इस समय के जो अभिलेख कुछ जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, वहां से सारी जानकारी मिलती है गुप्त वंश की। प्रभावती गुप्त का पूरा ताम्रपत्र है, चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है उसके सिक्के मिले हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के जो सिक्के मिले हैं उनसे इस बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में जानकारी के स्रोत मुख्यतः हो चुके हैं। जानकारी के बाद हम पढ़ते हैं इनका मूल स्थान या कहाँ के ये रहने वाले थे, इनके बारे में प्रमुख विद्वानों के क्या क्या विचार हैं। तो इनका मुख्य यूं कहें स्थान के बारे में या उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, ये कहाँ से इनका क्षेत्र प्रारंभ माना जाता है, तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। जो नंबर 1 है वो है कुछ विदेशी इतिहासकार, जिनमें एलन है, अल्टेकर है, रोमिला थापर है। तो इनका जो विचार है, नंबर 1 एलन, अल्टेकर और जो इस समय साथ में है रोमिला थापर, थोड़ा अलग विचार है। तो इन सब का कहना है कि इनका मूल स्थान जो है वो मगध ही है, क्योंकि ये कुषाणों के सामंत हैं। किसके सामंत हैं? कुषाणों के। सामंत क्या होता है? सामंत राजा के परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी एक राजा है और उसके 4 संतान हुई, राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र शासक बन जाता है, बाकी 3 को क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र दे दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है सामंत। तो यहाँ कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त, और मगध के छोटे से क्षेत्र में शासन करते थे श्रीगुप्त, जिनका प्रारंभिक शासक था। तो इनका मानना है कि इनका प्रारंभिक क्षेत्र क्या था? मगध था। दूसरा बात करें तो वह है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल जी का मत है कि इनका जो क्षेत्र है, ये अलग मत है इनका जायसवाल जी का। इनका कहना है कि ये पंजाब से थे। कहां से थे? पंजाब, इस हिस्से में इनका इलाका था। नंबर 3 बात करें इनकी उत्पत्ति मूल स्थान के संदर्भ में, तो वह है डीसी गांगुली। डीसी गांगुली, अपने को गांगुली याद रख लीजिए, डीसी गांगुली है, ठीक है, ध्यान रखना गांगुली। इनका मत है कि ये बंगाल से थे, यानी और भी आगे पूर्वी भारत। ये डीसी गांगुली जी का कहना है। नंबर 4 जो है वो है मत है श्री राम गोयल का। श्री राम गोयल, उनका जो मत है, उनका कहना है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश, यूपी। पूर्वी उत्तर प्रदेश इनका क्षेत्र माना जाता है। तो ये उत्पत्ति के विचार थे। इनको याद करने का सिंपल सा तरीका है एलन अल्टेकर। नंबर 1 है तो मगध माना जाता है, तो मगध मान लेते हैं। नंबर 2 जायसवाल। सवाल कौन पूछ रहा है अपने से? पंजाब के लोग सवाल पूछते हैं, ऐसे मान लेते हैं। सवाल कौन पूछता है? पंजाब। गांगुली, अपने जो क्रिकेटर हैं गांगुली साहब, वो कहाँ के हैं? बंगाल से, बंगाल टाइगर, तो हमें याद हो जाएगा बंगाल से हैं। श्री राम गोयल, भगवान श्री राम का जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश, अयोध्या, तो और उसका भी कौन सा? पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्वी यूपी हमें याद हो जाएगा। सिंपल सा है, 4 है, याद कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमें याद करना ही होता है, इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य है और यहां से प्रश्न बनते हैं, तो हर चीज की हम शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं ले सकते। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इनकी जाति के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। इनकी जाति के संबंध में मतभेद हैं अलग अलग में। कहीं जो अभिलेख है उनमें अलग वर्णन मिलता है, कहीं जो साहित्य है उनमें अलग स्रोतों में वर्णन मिलता है। तो नंबर 1 जो इनकी जाति के संबंध में है वही जो भी पहले बताया, एलन और अल्टेकर। इनका तो कहना है कि ये जो इनका कहना है कि जो ये गुप्त थे वो वैश्य वर्ण के थे। कौन से? व्यापार जो करते थे वैश्य वर्ण के थे, क्योंकि इनके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? गुप्त। जैसे गुप्ता, तो ये वैश्य वर्ण कहते हैं। साथ में रोमिला थापर भी हैं, यहां पर ध्यान रखना,
रोमिला थापर भी हैं, उनका कहना है कि ये कौन से वर्ण के हैं, वैश्य वर्ण के हैं। व्यापार है क्योंकि इनके नाम के पीछे गुप्त जुड़ा हुआ है। नंबर जो 2 बात करें वो है जायसवाल जी, वापस से आ जाते हैं। जायसवाल जी का मत पंजाब का था, तो पंजाब में जाट होते हैं, तो जायसवाल जी का कहना है कि जो गुप्त थे वो कौन से वर्ण के थे, जाट थे, और जाटों में भी कौन से, शूद्र वर्ण के थे। ऐसा कहना है जायसवाल जी का। जायसवाल जी ने पंजाब क्षेत्र बताया तो हम याद कर लेंगे, पंजाब में जाट होते हैं, किसानी खेती करने वाले जाट होते हैं। ठीक है, तीसरी बात करते हैं तो वो है यहां पर हमारे पास ओझा, मजूमदार और चट्टोपाध्याय। जो तीसरा मत है वो है ओझा जी का और चट्टोपाध्याय, और साथ में इसके अलावा जो मजूमदार, इनका जो मत है कि जो गुप्त थे वो कहाँ के थे, सॉरी किस वर्ण के थे, तो ये मानते हैं क्षत्रिय वर्ण के थे। क्या कहना है इनका, ये क्षत्रिय वर्ण के थे। नंबर जो चौथा सिद्धांत, 3 हो चुके हैं हमारे, जो चौथा सिद्धांत है वो है हेमचंद्र राय चौधरी जी का। किसका है, हेमचंद्र राय चौधरी जी का। और चौधरी जी क्या कहते हैं, ये कौन से वर्ण के हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं। कौन, गुप्त। कौन से वर्ण के बताया हेमचंद्र जी ने, ब्राह्मण वर्ण का है। ये 4 तो है कि विभिन्न व्यक्तिगत जो मत हैं, विभिन्न व्यक्तियों के जो मत हैं। इसके अलावा अब जो कुछ अभिलेखों में इनका वर्णन मिलता है उसके बारे में देखते हैं। नंबर 5वां जो हम देखते हैं अभिलेखों में क्या वर्णन मिलता है, वो है वज्जिका की कीर्ति कौमुदी। ग्रंथ है, किसकी है, वज्जिका। और कौन सा ग्रंथ है, कीर्ति कौमुदी। उसमें क्या कहा गया है, इनको गुप्तों को कहा गया है उसमें कारस्कर ब्राह्मण, कारस्कर श्रेणी का ब्राह्मण। कारस्कर शब्द कहा गया है और कारस्कर के लिए यहां पर ब्राह्मण कहा जाता है, तो कारस्कर ब्राह्मण कहा गया है किसमें, वज्जिका की कीर्ति कौमुदी में। वास्तव में ये ब्राह्मण ही थे। जहां तक विभिन्न विद्वानों का वास्तविक मत निकल कर आता है, हेमचंद्र राय चौधरी जी का सर्वमान्य मत माना जाता है कि ये ब्राह्मण वर्ण से संबंधित थे। नंबर 6 जो एक और मत है वो है यहाँ पर मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प का जो सिद्धांत है वो भी हम देख लेते हैं। मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प में जो इनके बारे में, उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है वो है क्षत्रिय और वैश्य दोनों वर्ण बताए गए हैं। गुप्तों के लिए कौन कौन से वर्ण बताए गए हैं कि ये क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी हैं। क्षत्रिय और वैश्य दोनों इनको बताया गया है। इसके अलावा जो 7वां है वो है कौशल राजा शिवगुप्त की सीरपुर प्रशस्ति। कहाँ के हैं, कौशल के राजा शिवगुप्त की सीरपुर प्रशस्ति। इसमें इनको क्या कहा गया है गुप्तों के बारे में कि ये सोम और चंद्रवंशी है, क्योंकि पुराने जमाने में ये रिवाज प्रचलित था सूर्य के और चंद्रमा के वंशज, सूर्य और चंद्रवंशी कहा गया है। नंबर 8वां और आखिरी हमारा जो मत है वो है पूना ताम्रपत्र, जो इन्हीं के वंश से संबंधित है। कौन सा है, पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र इनसे कैसे संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो बेटी थी प्रभावती गुप्त, उसके द्वारा लिखा हुआ है पूना ताम्रपत्र। और उसमें इनको क्या बताया है, धरण गोत्र का बताया है। कौन से गोत्र का बताया है, धरण गोत्रीय बताया है, यानी ये धरण गोत्र के थे, यानी ब्राह्मण ही थे। तो ये थे, वापस देखते हैं एक बार कि एलन अल्टेकर रोमिला थापर ने इनको क्या कहा है, वैश्य। रोमिला थापर जी इनको वैश्य कहती हैं। जायसवाल जी यानी पंजाब के लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे क्या कि या पंजाब में किस वर्ण के लोग ज्यादा होते हैं, जाट जो खेती करते हैं। ओझा जी चट्टोपाध्याय मजूमदार कहते हैं कि क्षत्रिय थे। हेमचंद्र राय जी चौधरी जो सर्वमान्य मत है वो कहते हैं कि ये कौन थे, ब्राह्मण थे। और वज्जिका की कीर्ति कौमुदी में इनको कारस्कर ब्राह्मण कहा गया है, वज्जिका की कीर्ति कौमुदी में। मंजूश्री मूलकल्प में क्षत्रिय भी और वैश्य दोनों कहा है। कौशल राजा शिवगुप्त की सीरपुर प्रशस्ति में इनको सोम और चंद्रवंशी बताया गया है। इसके अलावा पूना ताम्रपत्र जो किसका है, प्रभावती का, प्रभावती गुप्त
किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की, जिनकी रुद्रसेन के साथ विवाह होता है शक शासक के साथ में, उसका वो बताती है इनको, धरण गोत्र का बताती है। तो ये थी इनकी जानकारी के स्रोत। आगे हम बढ़ते हैं, इनके वंशावली के बारे में एक एक करके एक एक शासक के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो इनका जो प्रारंभिक शासक है या इस वंश की जो स्थापना मानी जाती है, उससे संबंधित भी कुछ विभिन्न मत हैं। तो उन मतों में जो सर्वमान्य मत निकल कर आता है, प्रथम इस वंश का जो शासक है वो है श्रीगुप्त। अब हम शुरू करते हैं वंशावली। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का समय माना जाता है 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी। किसका समय है? श्रीगुप्त का। देखिए, श्रीगुप्त के बारे में जो है वो महाराज नहीं है, शासक नहीं है, राजा नहीं है, एक सामान्य शासक है। तो किसकी उपाधि धारण करता है ये? महाराज की। महाराज एक सामान्य उपाधि हुआ करती थी, जबकि राजाओं के लिए महाराजाधिराज की उपाधि प्रयोग होती थी। तो इनको क्या कहा गया है? महाराज कहा गया है। इसके अलावा जो प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र है, पूना ताम्रपत्र किसका है? प्रभावती का। प्रभावती का पूना ताम्रपत्र है, उसमें वो क्या कहती है? इनको आदिराज कहती है। किसको? श्रीगुप्त को आदिराज। यानी इस वंश का सबसे पुराना जो शासक था, हो सकता है वो इस 275 से भी पहले हो सकता है वो पहला शासक हो, पर यहाँ इस श्रीगुप्त के लिए क्या प्रयोग किया है? आदिराज। इसके अलावा एक चीनी यात्री भारत में आया था, इत सिंह। कौन आया था? इत सिंह। और इत सिंह जो है वो क्या कहता है कि भाई मैं जब आया ना तो मुझे कुछ ग्रंथ मिले, और वो किसके थे? मेरे से पूर्व आने वाले 500 वर्ष पहले एक व्यक्ति आया था, चीन यात्री, उसके ग्रंथ मिले हैं। और उस समय यहाँ का जो शासक था वो था चेलिकीटो या चेलिकीटो। और चेलिकीटो का मतलब क्या बताया है? श्रीगुप्त बताया है। ये किसका वर्णन है? इत सिंह का वर्णन मिलता है कि चेलिकीटो एक ही बात है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है। इसको कुछ लोग चेलिकीटो भी कहते हैं। तो ये था श्रीगुप्त, जिसको महाराज की उपाधि थी, सामान्य व्यक्ति था, कोई शासक नहीं था, यानी एक सामंत के रूप में कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं बना था, कुषाणों का ही सामंत था। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में इसको आदिराज कहा गया है। इस सिंह इसका समीकरण चेलिकीटो से करता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा शासक था इस वंश का, हम जो आगे बढ़ते हैं, श्रीगुप्त के बाद है घटोत्कच। कौन है? घटोत्कच। ये घटोत्कच भीम का पुत्र नहीं है, भीम का पुत्र भी था घटोत्कच। ये यहाँ गुप्त शासक है घटोत्कच। इसका समय 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी माना जाता है। जब चंद्रगुप्त प्रथम का शासन शुरू होता है तब तक इसका शासन माना जाता है घटोत्कच का। तो देखिए घटोत्कच के बारे में सामान्य सी बातें हैं, ज्यादा कोई वर्णन मिलता नहीं है। इसमें भी पूना ताम्रपत्र, वही प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र होता है, रुद्रपुर ताम्रपत्र। इन दोनों में क्या मिलता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे कहा गया है? प्रथम शासक किसे कहा गया है? घटोत्कच को कहा गया है। ध्यान रखना, इसकी भी उपाधि केवल महाराज है, ये स्वतंत्र शासक नहीं है, इसकी भी उपाधि महाराज मिलती है, ना कि महाराजाधिराज, यानी स्वतंत्र शासक ये भी नहीं था। तो ये दो शासक हो चुके हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस वंश के तीसरे और महत्वपूर्ण शासक जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। तो देखिए दो शासक हो गए, इनमें कोई भी स्वतंत्र प्रकृति का शासक नहीं था। अब जो है हमारा है तीसरा शासक, महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त प्रथम। कई बार प्रश्न ये भी होता है बच्चों के, छोटे बच्चे जिनको शुरुआती दौर में होते हैं, उनके मन में होता है सर ये प्रथम द्वितीय क्यों लगाते हैं? प्रथम है, द्वितीय है, तो वो इसलिए लगाया जाता है कि कई बार एक ही नाम के, एक ही वंश में कई शासक होते हैं, तो उनके नाम के आगे प्रथम और द्वितीय लगाया जाता है, जिससे अध्ययन में सुविधा हो। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का। एक चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ा था, वो मौर्य काल का था, ये चंद्रगुप्त केवल गुप्त है। तो इसका जो समय है वो 319 ईस्वी से लेकर
335 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, 319 से लेके 335 लगभग 16 वर्षों का इसका समय रहा है, 15-16 वर्षों का इसका समय रहा है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहां से है क्योंकि ये पहला स्वतंत्र शासक था, इसने उपाधि धारण की महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज। पहला इस वंश का महत्वपूर्ण और स्वतंत्र शासक था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके अलावा इसके जो समय में महत्वपूर्ण बातें हैं, नंबर 1, इसने गुप्त संवत चलाया। जैसे ही शासन पर बैठा गुप्त संवत चलाया, जो आज तक चला रहे हैं। कब चलाया? 319 ईस्वी में। गुप्त संवत 319, 320, 319 ही है वास्तविक तिथि, तो ये आज भी चला रहा है। इसके अलावा इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटना है वो हमें याद रखनी है, जो एक तो गुप्त संवत हो गया, दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है, चंद्रगुप्त ने एक विवाह किया। भाई विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? विवाह बहुत महत्वपूर्ण है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का साधन है। तो चंद्रगुप्त प्रथम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यहाँ कैसे प्रवेश करता है वो बड़ी बात है। मगध से लेकर यहाँ पर ऊपरी हिस्से में था वैशाली, यहाँ वैशाली का शासक था, वैशाली शासन था। और यहाँ की एक जो शासक था उसकी पुत्री थी कुमार देवी। कौन थी? कुमार देवी। विवाह किससे करता है? कुमार देवी। और वैशाली में कौन सा वंश था? लिच्छवी। प्राचीन भारत में सबसे वीर जातियों में से एक मानी जाती थी लिच्छवी कुल या लिच्छवी वंश। तो उन वीर लिच्छवी जातियों से इसका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी जाति से विवाह करता है। अब देखो, विवाह करेंगे तो दहेज की प्रथा आज नहीं, उस समय से चली आ रही है। तो इसको दहेज में क्या मिल गया? इसको यहां पर दहेज में मिला वैशाली का साम्राज्य। क्या मिल गया इसको? वैशाली का बहुत एक विशाल साम्राज्य। उसकी शासक की मृत्यु हो जाती है तो कुमार देवी को इसका शासन मिल जाता है। तो वैशाली और यानी एक तरह से मगध के बाद इस एक बड़े इलाके में इनका शासन स्थापित हो जाता है। किसका? गुप्तों का। और यहीं से ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। और इसके अलावा अब जब इसने विवाह किया तो विवाह को एक बहुत स्मरणीय बनाने के लिए या एक हमेशा याद रखने के लिए एक काम करता है। और वो क्या काम करता है? एक सिक्का चलाता है, रजत सिक्का। रजत मतलब चांदी का सिक्का चलाता है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या सिक्का चलाता है? एक ये जो सिक्का चलाता है उसमें एक तरफ तो स्वयं खुद की, यानी यूं लिखें चंद्रगुप्त, और साथ में कौन है? कुमार देवी। एक तरफ तो ये दोनों की फोटो बनी हुई है। कुमार देवी इसमें चंद्रगुप्त को कोई अंगूठी या श्रृंगार दान दे रही है, ऐसा उसमें उनकी मूर्ति उकरी हुई है उस सिक्के पर। और कुमार देवी जो है वो कुछ इसको भेंट दे रही है, उपहार दे रही है। हो सकता है दे रही होगी क्योंकि परंपरा तो पुरानी है देने की। तो ये एक तरफ है। जो दूसरी तरफ है, इसका सिक्के का दूसरा पहलू है, वो है इसमें दूसरी तरफ दुर्गा। किसका चित्र बना हुआ है? देवी दुर्गा। और साथ में इसके नीचे लिखा हुआ है लिच्छवे, यानी एक शक्ति का प्रतीक। क्या लिखा हुआ है? लिच्छवे। ये सिक्के के दूसरे भाग पर लिखा हुआ है। एक तरफ तो है कुमार देवी और चंद्रगुप्त का दोनों बने हुए हैं, दोनों की प्रतिमा बनी हुई है जिसमें कुमार देवी चंद्रगुप्त को कुछ उपहार भेंट दे रही है। और दूसरी तरफ दुर्गा देवी और लिच्छवे अंकित है। ये कौन सा सिक्का है? रजत सिक्का। कुमार देवी या लिच्छवे प्रकार का सिक्का किसने प्रारंभ करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम और हमारे गुप्त साम्राज्य का एक प्रारंभिक चरण। इसके बाद हम एक के बाद एक महान सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो आने वाला है चंद्रगुप्त के बाद हमारा चौथा, वो है समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। क्योंकि काफी विस्तार से लगता है कि एक क्लास में पूरा समुद्रगुप्त ही हमारा हो पाएगा। तो अब ये था गुप्त साम्राज्य का प्रारंभिक चरण। आगे हम देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।